एसिड क्या है, बेस क्या है, हमें अभी तक ना बचपन वाली कहानी ही पता है। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना कि जहां हाइड्रोजन दिखा एसिड एसिड एसिड, नहीं भाई, कुछ तो ऐसे हाई लेवल का तड़का लगाओ ना, ऐसे कुछ तो 10th वाली फील आनी चाहिए। अब भाई तुम्हारे घर एक दिन बहुत ही टेस्टी खाना बन गया है ना, बहुत ही टेस्टी, ऐसे शाही पनीर, मखनी दाल, नान आ गया, उसके बाद गुलाब जामुन आ गए, बहुत टेस्टी खाना, और तुमने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली। तो अब क्या होगा? तो मतलब अब कहानी शुरू होने वाली है हमारी पीएच की। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? मेरा नाम है सानिया नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज जो कि है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड आप लोगों की बहुत ही ज्यादा हैवी डिमांड आ रही थी कि मैम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर कब आएगा। तो फाइनली बेटा वो समय आ गया है। जी हाँ, आज बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड उसको कैसे डिस्कस करने वाले हैं? लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा इस सेशन के एंड तक आते आते आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब आपको समझ आ जाएगा। एंड एनसीईआरटी मतलब प्लस पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ, है ना, वीडियो भी देखी, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, 2 in 1 काम हो गया। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो भाई सबसे पहले आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी का। तो क्या कहता है बेटा यहाँ पे? You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively। याद करो हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि acids are generally sour in taste, है ना, खट्टे होते हैं टेस्ट में, bases are generally bitter in taste। ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है ना। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? अब भाई तुम्हारे घर एक दिन बहुत ही टेस्टी खाना बन गया है ना, बहुत ही टेस्टी, ऐसे शाही पनीर, मखनी दाल, नान आ गया, उसके बाद गुलाब जामुन आ गए, बहुत टेस्टी खाना, और तुमने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली। तो अब क्या होगा? तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी, बदहजमी, इंडाइजेशन, डकार आएंगे, जलन होगी, है ना, एसिडिटी हो गई। तो अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे उस एसिडिटी को दूर भगाने के लिए? लेमन जूस का, विनेगर का, या फिर बेकिंग सोडा का? अब बेटा एसिडिटी क्यों हुई है? क्योंकि एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस हो गया है। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड को खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। अब लेमन जूस एसिडिक इन नेचर है, विनेगर आपका एसिडिक इन नेचर है, बट ये बेकिंग सोडा सॉल्यूशन कैसा है? ये आपका बेसिक इन नेचर है। तो उस एसिडिटी को दूर भगाने के लिए आप क्या लेंगे? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो देखो, which property did you think of while choosing the remedy? हमने ये सोचा कि एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other's effect, जो कि मैंने आपको बताया। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि एसिड्स क्या है? एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, एंड बेसिस क्या है? बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। सही बात है बेटा? यस, है ना। तो अब एक बात बताओ यार, हम हर चीज को जो हमारे सामने पड़ी है उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये तुम्हारे सामने केमिकल पड़ा है, बताओ एसिडिक है या बेसिक है, तो हमने उसको टेस्ट करा, खट्टा है, एसिड होगा, कड़वा है, बेस होगा, नहीं। अब हम हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा अस्त्र होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा शस्त्र होना चाहिए जो हमारी मदद करेगा ये आइडेंटिफाई करने में, ये इंडिकेट करने में कि आपके पास एसिड है या बेस है। और वो अस्त्र, वो शस्त्र कौन सा बेटा? वो है आपका इंडिकेटर। वो क्या है? वो है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर टेल्स अस whether the substance we are testing are acids or bases। इंडिकेटर्स हमें बताता है, हमारी मदद करता है ये इंडिकेट करने में कि तुम्हारे पास जो सब्सटेंस है ना वो एसिडिक है या बेसिक। तो चलिए भाई अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करूं तो मेरे पास आते हैं बेटा एसिड बेस इंडिकेटर। पहली क्या क्लासिफिकेशन है? एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये कौन से होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स जो अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं कि तुम्हारे पास एसिड है या बेस है।
एंड दूसरे आते हैं हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। दूसरे क्या आते हैं हमारे पास? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज करके, है ना, हमें बताते हैं कि तुम्हारे पास एसिड है या बेस है। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स में आप फर्दर बेटा देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे को नेचर से मिलते हैं, एंड आपके पास क्या हो गए? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए, है ना, जो सिंथेटिकली आर्टिफिशियली क्रिएट करे गए हैं, है ना, हमने बनाए हैं। तो चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर को, सिंथेटिक इंडिकेटर को और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करूं तो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे हमने किनको डिस्कस करना है? लिटमस को और टर्मरिक को। लिटमस और टर्मरिक क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो अपना कलर चेंज करके ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं दैट वी हैव एसिड और बेस। अब लिटमस क्या होता है बेटा? लिटमस आपके दो फॉर्म्स में होता है, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है। अब लिटमस सॉल्यूशन कैसा है? जब उसमें ना एसिड है, जब उसमें ना बेस है, तो वो लिटमस सॉल्यूशन आपका पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। अब अगर मैंने उसमें एसिड डाल दिया टिप टिप टिप, तो कलर चेंज हो जाता है पर्पल टू रेड, कलर चेंज हो जाता है पर्पल टू रेड। और अगर मैंने उसमें बेस डाल दिया तो कलर मुझे मिलता है पर्पल टू ब्लू। क्या कलर मिलता है बेटा? पर्पल कलर चेंज होके आपको ब्लू कलर मिलता है। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी लिटमस सॉल्यूशन की। अब लिटमस हमारे को पेपर की फॉर्म में भी मिलता है ना, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो अब यहां पे हमें कैसे कलर चेंज देखने को मिलता है? अब यहां हमें दो शॉर्ट फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी। पहली शॉर्ट फॉर्म क्या है? पहली है बेटा आबरा का डाबरा, ABR, है ना, आबरा। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लगता है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। क्या बोला मैंने? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो अगर आपके पास एसिड है, आपने उसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रेड बन के बाहर निकलेगा। बट अगर आपने रेड ही डाला, रेड पे रेड क्या ही दिखना भाई, है ना, नो चेंज, कोई चेंज दिखेगा ही नहीं आपको। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। वहां की बजाय मैं यहां पे लिख देती हूं। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा आपको शॉर्ट फॉर्म लर्न करना है BRB। BRB का क्या मतलब होता है? BRB का मतलब है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस ने क्या करा? बेसिस ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना दिया। आपने बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप करा, वो ब्लू बन के बाहर निकलेगा। बेस ने तो ब्लू ही कलर देना है, रेड को डिप करा वो ब्लू बन के बाहर निकला, ब्लू को डिप करा भाई ब्लू ब्लू, क्या ही देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गई लिटमस की कहानी। नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। अब टर्मरिक आपको कौन से कलर का होता है बेटा? टर्मरिक वैसे होता है आपका येलो कलर का। ठीक है, टर्मरिक वैसे आपका क्या है? येलो कलर का है। अब एसिडिक मीडियम में वो येलो का येलो ही रहता है ना। अब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो येलो कलर ही यूज कर लेते हैं। अब टर्मरिक आपका वैसे येलो कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में येलो का येलो ही रहता है, और बेसिक मीडियम में वो कलर चेंज कर लेता है येलो टू रेड। ठीक है, येलो से कलर चेंज होके आपको रेड कलर मिलता है। राइट बच्चा, चलो बहुत बढ़िया, ये हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। उसमें हमने कौन से पढ़ने हैं? उसमें हमने पढ़ना है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोफ्थलीन बेटा जब उसमें ना एसिड है ना बेस है तो वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। वो कैसा होता है? वो कलरलेस होता है। अब एसिड डालो तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है, और बेस डालो तो वो कलरलेस से पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पिंक हो जाता है। आपको यहां देखने को मिल रहा होगा, मैंने एसिड डाला वो कलरलेस का कलरलेस ही रहा, बट मैंने बेस डाला तो वो पिंक हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास मिथाइल ऑरेंज। अब नाम से पता लग रहा है भाई मिथाइल ऑरेंज वैसे किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। एसिडिक मीडियम में कलर चेंज हो जाता है। ऑरेंज से आपको कौन सा कलर मिलता है? ऑरेंज चेंज होके आपको रेड कलर देता है एसिडिक मीडियम में, और अगर आपके पास बेस है तो आपको येलो कलर मिलेगा। यहां आप देख सकते हो ये मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का। एसिडिक NaOH, सॉरी बेस है आपका NaOH, बेस में आपका येलो कलर का हो गया। HCl आपका एसिड है, वहां ये रेड कलर का हो गया।
राइट तो ये क्या थे, ये आपके ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं कि जी तुम्हारे पास एसिड है या बेस है। टेस्ट मत करके देखो सारी चीजें, है ना, मोमोज खाओ तुम, है क्या तुम ये चीजें टेस्ट कर रहे हो, राइट तो ये हो गए आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। अब ये जो वर्ड है ना ऑल फैक्ट्री, है ना, आपने बायो में भी पढ़ा होगा, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू स्मेल। ओके तो मतलब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो अपनी स्मेल चेंज करके, है ना, बदल के या फिर गायब हो गई, जो भी है, मतलब अपनी स्मेल की मदद से बता रहे हैं तुम्हें कि तुम्हारे पास एसिड है या बेस है। तो देखो, दो सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic और basic solutions are called olfactory indicators। तो स्मेल क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई। तो अब देखो हमारे पास यहाँ कौन से एग्जांपल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। ओके तो अब अगर आपने बेटा कभी ना कभी ये अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, है ना, केक्स वगैरह में डलते हैं, क्लोव ऑयल हो गया, इनकी ना अपनी एक स्पेशल सी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल सी स्मेल होती है। अब अगर मैंने एसिड डाला टिप टिप टिप, तो भाई क्या होता है, स्मेल रहती है, स्मेल रिटेन्स, स्मेल रहती है, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो रहेगी। बट अगर मैंने बेस डाला टप 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 तो स्मेल चली जाती है, गायब, नो स्मेल कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, नो स्मेल, स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो अगर मेरे पास एक केमिकल है, मुझे बताना है एसिड है या बेस है, तो मैंने टप 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 डाला, अगर स्मेल आ रही है तो एसिड है, अगर स्मेल आनी बंद हो गई तो बेस है। सेम विद वनीला एसेंस, एसिडिक मीडियम में स्मेल रहती है, इट रिटेन्स, बेसिक मीडियम में नो स्मेल। क्लोव ऑयल के केस में भी यही है बेटा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो रहती है, एसिड के साथ, बेस के साथ गायब, ठीक है, नो स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो ये क्या थे, ये आपके इंडिकेटर्स थे, है ना, जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं वेदर यू हैव एसिड्स और बेसिस। चलो अब कहानी तो हमने समझ ली है, अब इसको पढ़ भी लेते हैं एनसीईआरटी से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Blue litmus to red. ABR. Acids turn blue litmus red. ABR. है ना? Whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. Bases क्या करते हैं? Red litmus को blue बनाते हैं. BRB. Litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? आपने बेटा कभी ना कभी देखा होगा, जैसे हम खाना वाना खाते हैं, हमने कोई व्हाइट कलर की शर्ट सी पहनी हुई और उस पर कोई हल्दी का निशान लग गया, तो जब वो धुल रही होती है ना शर्ट बेटा, तो अब सोप क्या है, बेसिक इन नेचर है, और हल्दी क्या है, आपका इंडिकेटर है। तो जब आप सोप ऐसे उस पर रगड़ते हो ना, तो वो कलर चेंज कर लेता है, कलर चेंज करता है, बेसिक मीडियम में क्या कलर देता है, रेड कलर देता है ना। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है। तो यही लिखा है कि भाई अगर कोई करी, मतलब करी का निशान आपकी शर्ट पे लग गया, व्हाइट क्लॉथ पे लग गया, तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज सोप इज बेसिक इन नेचर। और जब उसको धो दो तो वो निशान गायब, फिर मतलब निशान नहीं, वो रेडिश ब्राउन कलर गायब, येलो हो गया फिर से। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। तो बेसिक मीडियम में रेड हो गया था, फिर से धो दिया तो फिर वापसी हो गया। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. तो यही सब जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे लिखा हुआ है। In this chapter, we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel each other's effect, and many more interesting things. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में एक पैराग्राफ और देख लो। ये लिटमस की कहानी लिखी हुई है। लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है, यही मैंने आपको बताया ना, पर्पल कलर का होता है, जो कि कहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लाइकेन से। अब तुम लिचन बोलो, लाइचन बोलो, लाइकेन बोलो, कोई बात नहीं ना, है ना। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। मतलब जब उसमें ना कोई एसिड डला हुआ है ना बेस डला हुआ है, वो पर्पल कलर का है। There are many other natural indicators like red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers, etc., जो कि अपना कलर चेंज करते हैं। These are called acid-base indicators or simply indicators. ठीक है बच्चा, जो सब मैंने आपको पढ़ाया है वही सब इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने नए टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस की अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिकल प्रॉपर्टीज ना पढ़ो, ऐसे कैसे हो सकता है।
ठीक है बेटा, तो देखो अब आपकी एक्टिविटी आ गई है 2.1, कहता है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, COH होल ट्वाइस, KOH, MgOH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कलेक्ट कर लिया। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, सबकी एक एक बूंद हमने वॉच ग्लास पे डाल दी। एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, एंड इंडिकेटर से चेक करो कि देखने को क्या मिलता है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange for each of the solutions? बेटा टेबल आपको दे रखा है, ये काम आपने करना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्लास वर्क ले लो या आपका होमवर्क ले लो, चाहे वीडियो पॉज कर लो, है ना। ये आपको करना है। आपको एसिड्स और बेसिस दे रखे हैं और आपको दे रखा है कि भाई रेड लिटमस के केस में क्या होगा, ब्लू लिटमस के केस में क्या होगा, फिनोफ्थलीन के केस में क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होगा। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एसिडिक मीडियम में क्या कलर्स आते हैं, बेसिक मीडियम में क्या कलर्स आते हैं, तो ये टेबल तुम अच्छे से बना सकते हो। दीज इंडिकेटर्स टेल अस, क्या लिखा है थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by changing the color. There are some substances whose odor changes in acidic और basic medium. जब odor यानी कि smell change होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. बेटा अब एक next activity आएगी, ठीक है, उसमें हम olfactory indicators को try कर रहे हैं। तो आप इस activity को पढ़ेंगे। आपने onion ले लिया है, ठीक है, और एक clean strip of cloth ले लिया है। Tie the bag tightly and leave overnight. The cloth strips are now used to test for acids and bases. तो बेसिकली आपका यहाँ पे अनियन का इस्तेमाल हो रहा है, फिर नीचे जाके आपका वनीला एसेंस का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोव ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है टू फाइंड आउट कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया कि पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना। एसिडिक मीडियम में स्मेल रिटेन्स, बेसिक मीडियम में नो स्मेल। तो हम इसको बढ़िया से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? भाई तीनों ही। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acids and bases. तो अभी तक की एक्टिविटीज आपकी इंडिकेटर्स पे ही बेस थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, है ना। मेटल के साथ रिएक्शन देखना है। सबसे पहले एसिड का देखते हैं। बेटा जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है सॉल्ट एंड साथ ही में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। आप एग्जांपल देखो, आपके पास है HCl, आपने उसका रिएक्शन कराया एक मेटल के साथ, सोडियम ले लो तो आपको मिलेगा सॉल्ट NaCl और साथ ही में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक और एग्जांपल ले लो, H2SO4 है आपके पास, आपने जिंक मेटल ले लिया, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट, कौन सा, ZnSO4 एंड साथ ही में आपका H2 प्रोड्यूस होगा। तो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। अब मैम हाइड्रोजन गैस का क्या कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है ना, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो होती है ना बेटा, वो क्या करती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। वो क्या करती है बेटा, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। इसीलिए हम हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है बेटा, सपोज करो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने Zn और H2SO4 ले लिया, Zn और H2SO4 ले लिया। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा ZnSO4 एंड साथ ही में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो कि ऐसे बाहर निकल रही है। अब अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, ये जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है ना, अगर आप यहाँ पे कोई जलती हुई माचिस ले आओ या फिर कोई जलती हुई कैंडल ले आओ तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। कुछ ऐसी सी आवाज आएगी, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर आपको ये आवाज सुनने को मिलती है, ये पॉप साउंड सुनने को मिलती है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, चलो अब मेरा ना तुमसे एक सवाल है, मेरा तुमसे ये सवाल है बेटा कि क्या हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है? हमें पता है कि मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं टू गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट मेरा ये सवाल है कि क्या हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है?
तो अब देखो भाई, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअल में बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और ये मेरे पास एसिड है HCl, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो सोडियम है ना, ये क्या कर रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन को हटा रहा है, ये एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, एंड जो हाइड्रोजन निकल गई बेटा वो आपका H2 बना रही है, एंड आपका साइड बाय साइड क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो मेटल और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो बेसिकली मेटल जो है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा रहा है, जो हाइड्रोजन गैस बनाता है, एंड आपको सॉल्ट मिलता है। तो अब अगर मैं यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं, है ना, काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप, ठीक है, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब मैंने आपको बताया कि जो मेटल है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। अब कौन से मेटल्स एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा पाएंगे, उसे धक्का मार के बाहर निकाल पाएंगे? वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सभी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं और वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। बट जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, एंड इसीलिए वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने पूछा था कि भाई क्या हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है? जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, भाई डन है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। बट जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उससे कम रिएक्टिव है, नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये कहानी आपको समझ आई, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। चलो भाई, अब बात करते हैं बेस की। एसिड और मेटल तो आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन दे रहे हैं, बेस और मेटल क्या देते हैं बेटा? बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे भी आपको क्या मिलता है, यहां पे भी आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास NaOH है, ये रिएक्ट करा जिंक के साथ जो कि एक मेटल है, तो आपको मिलता है Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2, और ये जो आपका Na2ZnO2 है इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। यस, सो यू आर गेटिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो बेटा अब जो हमने पढ़ा है उसको NCERT से देख लो। देखो भाई, एक्टिविटी 2.3 है आपकी, क्या कहती है? आप ये पूरा पैरेटस सेटअप कर लो, ठीक है जी, कर लिया। टेक 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add zinc granules to it। हमने एसिड में मेटल को ऐड कर दिया है। What do you observe on the surface of zinc granules? भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल्स देखने को मिलेंगे। पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सोल्यूशन। अब जो गैस निकल रही है बेटा उसे हम सोप सोल्यूशन से पास कर रहे हैं, तो अब जो हमारे बबल्स बनेंगे उनमें क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो बबल्स बन रहे हैं आपके, है ना। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। अब किसी भी बबल के पास आप एक जलती हुई कैंडल ले जाओ तो क्या होगा? पॉप साउंड सुनने को मिलेगी। Why? Because hydrogen gas burns with a pop sound. Okay, take the burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? आपको पॉप साउंड देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, कहानी समझ आई। फिर कहता है रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3, CH3, COOH। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट? बेटा हर केस में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बट ये बात है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वहां विगरसली तेजी से प्रोड्यूस होगी और थोड़े वीकर एसिड्स में थोड़ी स्लोली प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acids। यही मैं आपको बार बार बोल रही थी कि मेटल क्या करता है? एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट बन जाता है साइमल्टेनियसली। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, तो एसिड और मेटल के बीच के रिएक्शन को हम लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल gives salt and hydrogen gas। Now can you write the equation for the reaction you have observed? Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ऑलरेडी मैंने वो इक्वेशन लिख दी है, ठीक है बेटा। पहले हम समझते हैं और फिर आपको प्रूव करवाते हैं कि एनसीईआरटी में यही लिखा है, कुछ ऐसे इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं एक्सप्लेन कर दिया, टू द पॉइंट एक्सप्लेन करा है, राइट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी कहती है
प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है हमने मेटल ले लिया है, 2 ml of sodium hydroxide and warm the contents of the test tube। अब आप क्या करा रहे हो, मेटल और बेस का रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज, बेटा NaOH और Zn के बीच में रिएक्शन होगा टू गिव यू Na2ZnO2 प्लस H2। You find again that hydrogen gas is formed in the reaction, however such reactions are not possible with all metals। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, समझा दी है, ठीक है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले एसिड का रिएक्शन देखते हैं। जब भी बेटा कोई एसिड मेटल कार्बोनेट, है ना, मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूं, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, किसी के साथ भी कर ले, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। व्हाट डू यू गेट, यू गेट सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपके पास HCl है जो कि एक एसिड है, उसने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करा, यहां पे उसने रिएक्ट करा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा टू गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से एक और एसिड हमने लिया, उसने क्या करा, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा टू गिव यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड जो है चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब बात आती है बेटा कि जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के लिए आइडेंटिफिकेशन देखा था, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है जो कि है लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हम पास कराते हैं बेटा लाइम वाटर से। ये है आपका लाइम वाटर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसे हम लाइम वाटर से पास कराते हैं। लाइम वाटर आपका कलरलेस है, हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। अब पहले आपके टेस्ट ट्यूब में सब कुछ कलरलेस था, साफ सुथरा, अब व्हाइट व्हाइट हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मिल्की अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। बट अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास करा दूं, मैंने क्या कहा भाई, मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कराती गई, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस में पास करा दी, तो अब क्या होगा बेटा, अब आपका बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा जो कि क्या होता है, जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। तो भाई पहले ये आपका कलरलेस था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो मिल्की अपीयरेंस आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कराया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया जो कि सॉल्यूबल इन वाटर है, तो ये फिर से घुल जाएगा, है ना। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। यानी कि अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई है लाइम वाटर में से तो मिल्की अपीयरेंस आएगी, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करा दी तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब एसिड के साथ तो समझ लिया, अब बात करते हैं बेस की। यहां पे तुम्हें बहुत ही खुशी होने वाली है बिकॉज जो बेसिस हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाई, बिकॉज भाई ये जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं ये बेसिक इन नेचर है भाई, बेस व्हाट इज दिस, है ना। ठीक है, तो यहां पे आपका रिएक्शन नहीं होता है, खुशी की बात है तुम्हारे लिए। चलो अब हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझा है उसको पढ़ लेते हैं बुक में से। ठीक है, अब एक्टिविटी 2.5 है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B। ठीक है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। एक में हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया टेस्ट ट्यूब A में, और दूसरे में हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, A में हमने मेटल कार्बोनेट लिया है, B में हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। अब दोनों में मैंने HCl डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है,
पास द गैस प्रोड्यूस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व भाई, गैस निकल रही है, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से आपने गैस को पास कराया तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एज शोन इन द फिगर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है बेटा, तो देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब ए में मैंने मेटल कार्बोनेट लिया था, उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ कराओगे तो आपको सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दूसरे केस में आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया तो फिर से सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसको लाइम वाटर के साथ पास कराया तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है प्लस H2O, एंड इसकी वजह से क्या आती है, इसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बेटा जब आप कार्बन डाइऑक्साइड अब एक्सेस में पास करा रहे हो तो अब क्या बन जाता है, अब आपका बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड मिल्कीनेस डिसअपियर्स। Limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give salt, carbon dioxide and water. Reaction यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, एंड बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, एंड इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। वही हमारा बचपन वाला एग्जाम्पल, आपने HCl ले लिया, आपने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, एसिड एंड बेस आपको क्या देंगे, सॉल्ट, NaCl आपको मिल गया और साथ ही में H2O भी मिल गया। ठीक है बच्चा, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अभी तक, है ना, बहुत आसान चैप्टर है ये, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगता है मुझे ये। चलो अब ये कहानी जो मैंने पढ़ाई है वो यहां पे देख लो। अब क्या कहता है यहाँ पे, यहां कहता है कि 2 ml डाइल्यूट NaOH ले लो एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। अब फिनोफ्थलीन बेटा आपका एक इंडिकेटर है जो NaOH जो कि बेसिक इन नेचर है ना, तो फिनोफ्थलीन क्या करता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, आपको पिंक कलर देखने को मिलेगा क्योंकि फिनोफ्थलीन जो है बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर देता है। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any change in color for the reaction mixture? जब आप बेटा एसिड डाल रहे हो, ठीक है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने NaOH ले रखा है और ये पिंक कलर का हो रखा है क्योंकि फिनोफ्थलीन जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। अब आप इसमें एसिड डाल रहे हो तो क्या होगा बेटा, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो पिंक कलर था ना वो गया, वो चला गया, क्योंकि पिंक कलर कब था, बेसिक मीडियम में था। एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, अब बेसिक मीडियम नहीं रहा तो पिंक कलर भी नहीं रहा। ठीक, सो इज देयर एनी चेंज इन कलर, ऑब्वियसली भाई पिंक कलर चला जाएगा, गायब हो जाएगा। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, क्योंकि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। Now add a few drops of NaOH to the above mixture. अब फिर से हमें कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा NaOH डाल दो। NaOH डाल के हमने फिर से क्या कर दिया बेटा, फिर से हमने इसे बेसिक बना दिया। फिर से हमने क्या करा, इसे बेसिक बना दिया। एंड बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देता है बताना जरा, पिंक कलर देता है। जी हाँ, सही पकड़े हैं, है ना। तो कह रहा है कि ड्रॉप्स ऑफ NaOH डाल दो, डज द पिंक कलर रीअपियर, बिल्कुल, बिकॉज बेसिक मीडियम में फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, बिकॉज हमने अब बेस डाल के उसको बेसिक बना दिया है। In the above activity, we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. Acid और base एक दूसरे को nullify कर देते हैं, neutralize कर देते हैं। The reaction taking place can be written as NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. The reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction. And general तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। क्या है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। अब जो आपकी मेटल ऑक्साइड्स होती है ना बेटा,
मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपकी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी आप किसी बेस का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, एसिड एंड बेस आपको क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे भी आपको यही मिलेगा। मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर है, उसका आपने रिएक्शन एसिड के साथ करा दिया तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड वाटर देंगे। तो देखिए आपके पास क्या है? CuO है ना, मेटालिक ऑक्साइड है, उसने एसिड के साथ रिएक्ट करा, आपको सॉल्ट एंड वाटर दे दिया। आपने MgO ले लिया, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक इन नेचर है, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होती है भाई, तो एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम उसे। चलो नेक्स्ट देखो, फिर पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। तो आप एक मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हो तो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। हुआ क्या है यहाँ पे? कह रहा है व्हाट हैज हैपेंड। तो देखो you will notice that the color of the solution becomes blue green। क्यों? क्योंकि आपका salt प्रोड्यूस हुआ है CuCl2 and the copper oxide dissolves। The blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction। The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as follows। metal oxide आपका basic in nature है, वो acid के साथ react करके आपको salt and water देगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेस के साथ। अब जैसे आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर थी ना, वैसे ही आपकी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर होती हैं। न्यूट्रल भी होती हैं, उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है? एसिडिक इन नेचर है। अब किसी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है, उसका रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी ये एग्जाम्पल हमने पीछे भी देखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया था, याद है? तो कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल। ये क्या हो गई? नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक इन नेचर है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक इन नेचर, इसने बेस के साथ रिएक्ट करा टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आई बेटा कहानी? जल्दी बताओ मुझे, है ना? तो अब पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले वाली एक्टिविटी में देख चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, हम कहते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, समझ आ रही है कहानी? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज तक तुम्हें कहानी समझ आई है तो आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोग कमेंट्स में एक पिंक कलर का दिल बना देना। उससे मुझे ये समझ आएगा कि तुम इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प तक पहुंच गए हो और यहां तक तुम्हें सब समझ आ गया है। ठीक है, चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया बेटा कहानी, तो अब हम फाइनली देखते हैं कि आखिरकार एसिड क्या है, बेस क्या है। हमें अभी तक ना बचपन वाली कहानी ही पता है। एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, बेसेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, बचपन वाला ही पता है। एंड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, बट एसिड और बेसिस अभी तक बचपन वाला है, सार इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। भाई कुछ तो ऐसे हाई लेवल का तड़का लगाओ ना, ऐसे कुछ तो 10th वाली फील आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं बेटा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अब वाटर एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूटते हैं और टूटने पे H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो आपके एसिड्स होते हैं। देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन वाटर, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूटते हैं और टूटने पे आपको H पॉजिटिव देते हैं, वो आपके एसिड्स होते हैं। मैम ये तो समझ आ गया, कैसे भाई? आपका जो HCl है बेटा वो पानी में जाएगा और टूटने पे आपको H पॉजिटिव और Cl माइनस देगा। H पॉजिटिव दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया? आपका एसिड हो गया। ठीक बात है। अब मैम यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव क्या है? ये H3O पॉजिटिव बेटा कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम आयन कहलाता है।
अब ये जो H पॉजिटिव होते हैं ना, दे आर लाइक भाई नहीं 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 अकेले नहीं भाई, मैं तो नहीं ले सकता भाई अकेले, है ना, मुझे कोई तो चाहिए। तो ये H पॉजिटिव क्या करते हैं बेटा, ये H पॉजिटिव H2O के साथ मिल जाते हैं और आपको देते हैं H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो कुछ बुक्स कहती हैं कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव देते हैं, कुछ बुक्स कहती हैं एसिड वो है जो H3O पॉजिटिव देते हैं। भाई मतलब एक ही है, H पॉजिटिव आपको मिला, वो H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव बन गया, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स वो है जो पानी में जाकर टूटते हैं और टूटने पे H पॉजिटिव आयंस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। अब बेसिस क्या है बेटा, बेसिस, जी हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी में जाकर टूटते हैं और टूटने पे OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है, NaOH पानी में जाकर टूटेगा और टूटने पे आपको देगा Na पॉजिटिव OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OH माइनस दिख गया ना, तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूट रहे हैं और टूटने पे आपको OH माइनस आयंस दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं। तो अब वो बचपन वाली से आगे बढ़ जाओ, एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट, बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। अब एसिड्स क्या है बेटा, जो आपके H पॉजिटिव दे रहे हैं, बेसिस क्या है, जो आपके OH माइनस दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम थोड़े टाइप्स ऑफ एसिड्स और टाइप्स ऑफ बेसिस को भी पढ़ लेते हैं, है ना। एसिड्स की भी कुछ टाइप्स हैं, बेसिस के भी कुछ टाइप्स हैं। तो चलो पहली जो बेटा हम टाइप पढ़ेंगे या फिर जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एसिड्स का, वो ये है कि एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स, एंड दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब ये क्या है भला, ये क्या है भाई, नाम से ही पता लग रहा है आपको, ऐसे एसिड्स जो नेचर से मिलते हैं या नेचर में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हो गया टार्ट्रिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एटसेट्रा। अगर मैं बात करती हूं आपकी इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स की, तो ऐसे एसिड्स ऑर्गेनिक या नेचुरल तो नेचर से या नेचर में मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स वो हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं, मैन मेड है ना, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल हो जाता है HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। ठीक है, तो पहली टाइप की क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली। अब दूसरी टाइप की क्या क्लासिफिकेशन है बेटा, दूसरी आपकी क्लासिफिकेशन होती है कि एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब भला ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं और वीक एसिड्स क्या हैं, देखो इसको ना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम अभी 10th क्लास में हो, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या करा, मैंने ना तुम्हें एक 8th क्लास का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तुम कहोगे अरे मैम कितना तो आसान क्वेश्चन है, अभी पूरा सॉल्व कर देता हूं, अभी के अभी, है ना। तो अब जो 8th क्लास का क्वेश्चन है, आप उसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल राजी खुशी फट ऐसे, अरे मैम अभी करके दिखाते हैं, है ना, रेडली सॉल्व कर लेंगे, इजिली रेडली सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 8th क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना आपके, वो कैसे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं। 8th क्लास के कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए आप 8th क्लास के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे, रेडली सॉल्व कर लोगे। बट अगर मैं आपको 12th का कोई क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मैंने आपको 12th का कोई क्वेश्चन दे दिया, अब आप उस क्वेश्चन को देखोगे, आप कहोगे मैम थोड़ा पढ़ा ठीक है, कुछ तो वर्ड समझ आ रहे हैं, पूरा तो नहीं सॉल्व कर सकते मैम, कोशिश करते हैं ना, आधा पौना देखते हैं। तो आप 12th वाले क्वेश्चन को पार्शियली सॉल्व कर पाओगे, है ना, पार्शियली सॉल्व कर पाओगे, और उतना राजी खुशी, ऐसे नहीं कि अरे मैम अभी बताते हैं आंसर, ऐसे नहीं, है ना, नॉट रेडिली, राइट। क्यों, क्योंकि 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके वीक हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एसिड्स की भी कहानी है।
एसिड्स वो हैं जो H पॉजिटिव दे रहे हैं, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली टूट जाते हैं भाई, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एंड भर भर के रेडली आपको H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एंड ऐसे एसिड्स जो पार्शियली टूट रहे हैं, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं और ज्यादा राजी खुशी आपको H पॉजिटिव दे भी नहीं रहे, तुम पे एहसान करके दे ले, ले पकड़ थोड़े से H पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके वीक एसिड्स होते हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड readily give H positive ions and readily give H positive ions। एग्जाम्पल के तौर पे आपका HCl, H2SO4 है ना, HNO3 एक्सेट्रा। अब अगर मैं वीक एसिड्स की बात करूं तो वीक एसिड्स कौन से होते हैं, विच डिसोसिएट पार्शियली, विच डिसोसिएट पार्शियली and do not readily give H पॉजिटिव आयन। एहसान करके कह रहे हैं ये ले पकड़ रख थोड़े से H पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके टार्ट्रिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा। तो अब क्या आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में एक कॉमन चीज देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वही आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स के भी एग्जाम्पल्स हैं, वीक एसिड्स के जो एग्जाम्पल हैं वही आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के भी एग्जाम्पल है। तो यहां से बेटा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये आपके वीक एसिड्स होते हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा, ये कहानी आप लोगों को समझ आई, बताओ हाँ कि ना, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेसिस की अगर मैं बात करूं बेटा, टाइप्स ऑफ बेसिस, तो यहां पे आपके पास क्या है, वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल हैं, दोज बेसिस व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्यूबल बेसिस एंड वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम एक और नाम से बुलाते हैं जो कि क्या है, एल्कलीज, ठीक है। एंड इनसॉल्यूबल बेसिस कौन से हैं, दोज बेसिस व्हिच आर इनसॉल्यूबल और पार्टली सॉल्यूबल है ना, पार्शियली सॉल्यूबल आर कॉल्ड वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है बच्चा, डन है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ बेसिस, एसिड्स की हाई लेवल डेफिनेशन समझ ली, बेसिस की हाई लेवल डेफिनेशन समझ ली। तो अब बारी आती है एनसीईआरटी से इनको पढ़ने की। चलो जी, तो अब यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, फिर आप ये ऐसे पूरा सर्किट वगैरह सेटअप करो, है ना। उसके बाद कह रहा है नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। करंट स्विच ऑन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी यही करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें ये देखने को मिलेगा बेटा कि बल्ब जल गया, क्यों, क्योंकि HCl हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो बेटा आयंस में टूटे हुए हैं, है ना। वो पानी मतलब आपने HCl लिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वो अपने आयंस में टूटे हुए हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और आपका बल्ब जल जाएगा, ठीक है। HCl H पॉजिटिव आयन दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव आयन दे रहा है, अमंग दूसरे आयंस, है ना। तो फिर कहता है रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। तो अब आप कहोगे मैम ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, मैम अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, मैम ये तो H पॉजिटिव देंगे और बल्ब जल जाएगा, है ना, आयंस दिए और आयंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, बल्ब जल गया। बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन है इसका ये मतलब नहीं है कि वो एसिड है। हाइड्रोजन होना और H पॉजिटिव देना पानी में जाके दोनों डिफरेंट चीजें हैं। माना ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, माना अल्कोहल में हाइड्रोजन है, बट ये ग्लूकोज और अल्कोहल H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते, ठीक है ना, नहीं रिलीज कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो रही और आपका बल्ब भी नहीं जलेगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस, ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल देना कि जहां हाइड्रोजन दिखा एसिड एसिड एसिड, नहीं, एसिड वो है जो पानी में जाकर टूटता है और टूटने पे H पॉजिटिव आयन देता है, ये ग्लूकोज अल्कोहल नहीं दे रहे H पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स
but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Ions है, electric current carry हुआ, bulb जल गया. Acids contain H positive ion as a cation and anions such as Cl minus in HCl, NO3 minus in HNO3 etc. मतलब आपके जो acids हैं वो अपने corresponding ions में टूट रहे हैं, जिसमें से एक H positive होगा, है ना. Since the cation present in the acids is H positive, this suggests that acid produce hydrogen ions in solution, in aqueous solution, which are responsible for their acidic properties. तो हाइड्रोजन होना और H positive produce करना दोनों अलग अलग चीजें हैं. ठीक है बच्चा, समझ आई है आपको ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है. नेक्स्ट लिखा है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन. मैं आपको बता चुकी बेटा, एसिड H पॉजिटिव दे रहे हैं और बेसिस OH माइनस दे रहे हैं. अब कहता है कि आप NaCl लो एक टेस्ट ट्यूब में एंड ऐड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब. तो आपने NaCl और H2SO4 का रिएक्शन कराया है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा HCl प्लस Na2SO4. ठीक है, और यहां पे आपकी HCl गैस प्रोड्यूस होगी. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? मैंने आपको बता दिया HCl गैस निकलेगी. Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. हमें पता है बेटा एसिड क्या करते हैं, ABR. ABR acids turn blue litmus red. एसिड्स वो है बेटा जो पानी में जाकर टूटते हैं और टूटने पे H पॉजिटिव देते हैं. मतलब एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए. ठीक, तो अब यहाँ पे HCl गैस रिलीज हो रही है भाई, बिल्कुल सूखी है ना, और तुमने क्या करा, तुमने उस HCl गैस को पास कराया ड्राई लिटमस पेपर पे और वेट लिटमस पेपर पे. इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज कलर. बेटा आपके पास ड्राई HCl गैस है और आपके पास ड्राई लिटमस पेपर है, पानी की एक बूंद भी नहीं है कहीं पे, तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो होगा, लिटमस का कलर कैसे चेंज होगा. बट एक जगह आपके पास HCl गैस है और दूसरी जगह आपने वेट लिटमस पेपर ले लिया, मतलब आप पानी ले आए, अब पानी है तो H पॉजिटिव होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, लिटमस का कलर चेंज करेगा. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर, मतलब कंक्लूड अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl. भाई ड्राई HCl गैस जो है वहां पानी नहीं है, कैसे H पॉजिटिव देगा, बट आपकी जो HCl सॉल्यूशन है वहां आपके पास पानी है, H पॉजिटिव देगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. ओके, तो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए पानी होना चाहिए. ठीक है ना, पानी की ही प्रेजेंस में एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर, बेस अपना बेसिक कैरेक्टर शो करता है. चलो जी, ये बात समझ आई होगी, तो आगे देखते हैं. दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. यही बताया मैंने आपको. द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर. राइट, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, है ना, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. सब पढ़ा चुकी हूं, अब बस हम कंक्लूड कर रहे हैं. दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोनियम आयंस है. We have seen that acids give H3O positive or H positive ion in water. Let us see what happens when base dissolved in water. आपको OH minus मिलता है ना, आपको OH minus मिल रहा है, आपको OH minus मिल रहा है. Bases generate hydroxide ions, यानी कि OH minus ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. All bases do not dissolve in water and alkali is a base that dissolves in water. Already पढ़ा चुकी हूँ. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste. भाई ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता ही होना चाहिए. केमिकल्स को ऐसे बिल्कुल ऐसे सिग्मा मत बनना, आ रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, प्लीज, है ना, केमिकल्स के साथ खेलना नहीं है. राइट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. या ये लिखा हुआ है कि अब हमें पता लग गया है कि एसिड्स क्या कर रहे हैं बेटा, एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव दे रहे हैं पानी में जाके, बेस क्या कर रहे हैं, OH माइनस दे रहे हैं. तो एक्चुअली में अगर मेरे पास HCl है तो वो दे रहा है H पॉजिटिव और Cl माइनस. मेरे पास NaOH है तो वो दे रहा है Na पॉजिटिव और OH माइनस. तो अब होता क्या है, देखो ये H पॉजिटिव और ये OH माइनस मिलके तो आपका पानी बना देते हैं और पीछे जो ये बचे हैं ये मिलके आपका सॉल्ट बना देते हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. देखो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव एंड बेसिस जनरेट OH माइनस. तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अलग तरीके से समझेंगे. HXMOH, ठीक है,
एसिड में H तो है ही, उसके बाद X लगा दिया जनरल एसिड बनाने के लिए, बेस में OH तो है ही, आगे M लगा दिया जनरल बेस बनाने के लिए। तो अब ये आपका HOH ने तो पानी बना दिया और ये MX मिलके आपका सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव OH माइनस ने तो पानी बना दिया और बाकी जो चीजें बची वो मिलके आपका क्या बना देती हैं, सॉल्ट बना देती हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आई है बेटा कहानी के नहीं आई है? एसिड्स और बेसिस को अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो अब सवाल नेक्स्ट ये आता है कि यार पानी डाले कैसे, एसिड में पानी डाले कैसे? अरे मैम क्या बात कर रहे हो, ये बीकर में आपके पास एसिड है, पानी डाल दो, हो गया है, हो गया डाइल्यूशन, डाल दिया पानी, ठीक है, हो गया डाइल्यूशन। पर एक बात बता दूं, ये जो बेटा डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है ना, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। अब देखो इस एक्टिविटी से समझते हैं, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base। हम डाइल्यूशन कर रहे हैं एसिड या बेस का, उसमें पानी मिला रहे हैं। हमने वाटर ले लिया बीकर में और उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाली और साथ साथ उसको हिलाती गई, स्टर करती रही। टच द बेस ऑफ द बीकर, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद NaOH एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा डाइल्यूशन जो है ना वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप कभी भी ऐसे बीकर में आपने एसिड ले लिया और आप उसमें पानी डाल रहे हैं, पानी मिला तो दिया नहीं भाई, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि एसिड जो है वो छपाक करके बाहर आ सकता है, आपके फेस पे जा सकता है, आंखों में जा सकता है, इतनी हीट रिलीज हो कि बीकर क्रैक हो जाए, सारा एसिड फैल जाए, आप पे गिर जाए, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए एसिड में पानी डालना पाप है। तो करेक्ट वे क्या है डाइल्यूशन करने का? आप बीकर में पानी लो, है ना, बीकर में पानी लो और आप फिर उसमें एसिड डालो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज। अब ये नहीं कि तुमने बीकर में पानी ले लिया फिर से तुमने भर के एसिड डाल दिया, एक बीकर एसिड पानी में गया छपक, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुमने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एसिड डाला और उसको कंटिन्यूअसली स्टर करते गए, हिलाते गए। देखो यहां भी यही लिखा है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये नहीं कि तुमने बिल्कुल बीकर बोतल भर के डाल दिया कि है बीकर में पानी लिया है चलो बोतल भर के हम एसिड डाल देते हैं, नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में डालो अलोंग विद कंटिन्यूअस स्टरिंग, ठीक है बच्चा। सो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन। और इस डाइल्यूशन को देख लो एक बार, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर with constant stirring, ठीक है। If water is added to a concentrated acid, अगर हमने एसिड में पानी डाला, the heat generated may cause the mixture to splash out, है ना, छपाक ही हो जाएगा, and cause burns. The glass container में also break, बीकर भी ब्रेक हो सकता है, क्रैक हो सकता है, एसिड गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइंस ऑन द कैन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो मतलब जब भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हो उनकी बॉटल्स को ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजों को हमने अवॉइड करना है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH माइनस per unit volume. Such a process is called dilution and acid or base is said to be diluted. तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ डाइल्यूट की, डाइल्यूट एसिड क्या है भाई, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या मतलब है इन वर्ड्स का? तो अगर मैं डाइल्यूट एसिड की बात करती हूँ उसका मतलब है कि एसिड की मात्रा कम है और वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करती हूँ तो एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा क्या है, कम है। तो बेटा ये पूरी कहानी क्या थी, ये पूरी कहानी थी आपकी डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन कैसे करना चाहिए, है ना, डाइल्यूशन होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, decrease in the concentration of ions per unit volume, such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. तो बेटा अगर तुम्हें ये डाइल्यूशन का प्रोसेस समझ आ गया है, कहानी क्लियर हो गई है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, which is हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो मतलब अब कहानी शुरू होने वाली है हमारी पीएच की। तो चलो भाई मैं तुम्हें एक सवाल देती हूँ, सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मैंने कहा यार बताओ इसमें एसिड है या बेस है, ठीक है, बताओ इसमें एसिड है या बेस है, किसकी मदद से बताओगे? तो आप कहोगे अरे मैम बड़ा सिंपल है, एसिड या बेस पता लगाना है ना। तो आप ऐसा करो, इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लो, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो, आपको पता लग जाएगा एसिड है या बेस है। बहुत बढ़िया।
अब मैंने तुम्हें 2 टेस्ट ट्यूब्स दे दी, मैंने बेटा तुम्हें 2 टेस्ट ट्यूब्स दे दी, दोनों में एसिड ही है, दोनों में क्या है बेटा, दोनों में एसिड ही है। और अब मैंने तुम्हें कहा कि बताओ कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब किसका इस्तेमाल करोगे? तो अब तुम कहोगे मैम इंडिकेटर तो एसिड या बेस बताता है, अब स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है ना, ये हम कैसे बताएं? ये कैसे बताएं बेटा? ये हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर दुनिया की हर एक चीज के साथ एक कलर देता है। देखो समझो होता क्या है, we can do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. Basically आपने यूनिवर्सल पेपर की भाई स्ट्रिप ली एंड वो क्या करता है बेटा, वो दुनिया की हर एक चीज के साथ कलर देगा, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, फ्रांडिम का कुछ भी है, आपको एक कलर मिलेगा। अब आप क्या करोगे, अब आप उस कलर को लेके जाओगे किसके पास? आप उस कलर को लेके जाओगे पीएच स्केल के पास, ठीक है, पीएच स्केल के पास कलर लेकर जाओगे, वहां से एक पीएच की वैल्यू मिलेगी। समझाती हूं, सब समझाती हूं। तो सपोज करो बेटा मैंने यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, ठीक है, फिर से बना देते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें भी एसिड, इस टेस्ट ट्यूब में भी एसिड, ये बताना है कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप ली बेटा, यहाँ पे डाली और यहाँ पे भी डाली। अब ये जब स्ट्रिप बाहर आई तो मुझे क्या कलर देखने को मिला? मुझे कलर देखने को मिला कि भाई ऑरेंज कलर आ गया है, और यहाँ पे मुझे कलर देखने को मिला रेड। अब जब कलर मिल चुका है ना मुझे, तो मैं इस कलर को लेके जाऊंगी पीएच स्केल के बाद। अब पीएच स्केल क्या करता है बेटा? पीएच स्केल मुझे कलर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर देता है, एक पीएच वैल्यू देता है। तो ये आपका पीएच स्केल है जिसमें वैल्यूज कहाँ से होती हैं? 0 से लेकर 14 तक होती हैं। तो ये आपका 0 है ना, एक वाइट कलर ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आपका पीएच स्केल है जिसमें वैल्यूज होती हैं बेटा 0 से लेकर 14 तक। अब आपने वहां पे आपके पास 2 एसिड्स थे, एक के लिए कलर आया ऑरेंज, तो ऑरेंज के कॉरस्पॉन्डिंग पीएच की क्या वैल्यू हो गई? 1, और दूसरे में कलर आया था रेड, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग पीएच की क्या वैल्यू हो गई? 0। पीएच वैल्यू बस एक नंबर है बेटा, इसमें कोई यूनिट नहीं होती, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, कुछ नहीं, बस एक नंबर है ना। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर आया, मैं इसको नीचे ले आती हूँ, है ना, यहाँ पे ऑरेंज कलर आया तो ऑरेंज की कॉरस्पॉन्डिंग पीएच की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे रेड कलर आया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पीएच की वैल्यू हो गई 0। मैम ठीक है, पीएच की वैल्यू भी आ गई, बट इस 1 और 0 से हमें क्या पता लग रहा है? 1 बड़ा होता है मतलब ये एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 0 छोटा होता है मतलब ये एसिड वीकर है, क्या है मतलब? तो अब मैं बताती हूँ बेटा, अब मैं आपको पीएच के लिए कुछ रिलेशन देने वाली हूं जिससे आपके सारा पीएच स्केल के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है बेटा कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं उनके लिए पीएच की वैल्यू होती है लेस देन 7। जो आपके बेस होते हैं उनके लिए पीएच की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7, और जो आपके न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए पीएच की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अगर मैं ये पीएच स्केल को देखूं बेटा, तो ये जो आपका 7 है, ये 7 हो गया आपका न्यूट्रल, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल। अब यहां से लेकर यहां तक आपके क्या है? एसिड है, ठीक है, 7 से लेस तक आपके एसिड है, 7 आपका न्यूट्रल है, एंड 7 से ग्रेटर आपका क्या है? आपका बेस है, राइट। तो ये आपका पीएच स्केल है। अब मैम ठीक है, ये बात भी समझ आ गई, ये दोनों एसिड्स थे, है ना, और एसिड्स के लिए पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, दोनों 7 से कम ही है। अभी भी कैसे पता लग रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गर है? तो अब देखो बेटा, अब कौन सा रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास आता है कि किसी भी एसिड की ताकत, किसी भी एसिड की ताकत यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ही लिख देती हूं। जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है यानी कि एसिड की ताकत, वो होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू होती है, यानी कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होती है, वो जो नंबर आया है ना, वो जितना छोटा होगा उतना ही एसिड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, राइट। जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज्यादा एसिड की ताकत होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है किसी भी बेस की ताकत, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के। वो आपकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच वैल्यू के।
ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेटा उतनी ही ज्यादा आपकी बेस की ताकत होगी। अब अगर मैं इस वाले एग्जांपल पे वापस आ जाऊं, यहां पे पीएच की वैल्यू है 1 और यहां पे पीएच की वैल्यू है 0, ठीक है। एक सेकंड बेटा, यहां पे क्या है बेटा, पीएच की वैल्यू है 1 और यहां पे क्या है, पीएच की वैल्यू है 0। तो बेटा कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? अभी हमने देखा कि जो एसिड की ताकत है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू है, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा एसिड की ताकत। अब 0 और 1 में से छोटा नंबर कौन सा है? 0 और 1 में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 0। तो मतलब ये एसिड आपका स्ट्रॉन्गर हो गया, ये एसिड आपका स्ट्रॉन्गर हो गया। सो दिस इज हाउ पीएच स्केल वर्क्स। न्यूमेरिकल्स करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे लिए बस इतना जरूरी है, एसिड के लिए pH लेस देन 7, बेस के लिए pH ग्रेटर देन 7, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए pH इज इक्वल टू 7 और एसिड की ताकत इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू, बेस की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें, फॉर एग्जांपल बेटा एक pH है मेरे पास 4 और एक pH है किसी का 6 ले लो, चलो तो अब बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? हमें पता है कि एसिड की ताकत इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू होती है, जितनी pH की वैल्यू कम, जितना छोटा नंबर उतना ही एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। तो 4 और 6 में से कौन सा एसिड जीत गया, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है? 4, ठीक है। अब अगर मेरे पास भाई एक pH है 8 और एक pH है 11, ये दोनों pH आपके 7 से बड़े हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बेस। अब कौन सा बेस स्ट्रॉन्गर है? बेस की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, pH जितना बड़ा, जितनी वैल्यू बड़ी उतना ही बेस आपका स्ट्रॉन्गर होता है। तो 8 और 11 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 11। तो आपका स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा हो गया? 11 हो गया। सो दिस इज हाउ बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका pH स्केल है, देख लो यहाँ क्या कहानी लिखी हुई है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale, ठीक है। P in pH stands for potence in German, अभी सब समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने काइंड ऑफ ये देख लिया, अरे हाँ ऊपर से हमने देख लिया, अब डिटेल में जाएंगे और समझेंगे। मीनिंग पावर ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 विच इज वेरी एसिडिक एंड 14 विच इज वेरी अल्कलाइन, यानी कि बेसिक, है ना। चलो अब हमें इतनी कहानी तो बेटा समझ आ गई है, पर अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, राइट। हमें पता है बेटा एसिड्स कौन से होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं और बेसिस वो होते हैं आपके जो OH माइनस देते हैं। अब pH का मतलब क्या है बेटा? pH का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना, यानी कि आप सिंपली कह सकते हो पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन, है ना, पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब बेटा H पॉजिटिव आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस बेसिस पे हम क्या निकाल रहे हैं? pH की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम pH निकाल रहे हैं। पर मैम हाइड्रोजन आयन तो कौन देते हैं? एसिड्स देते हैं, बेस तो OH माइनस वाले होते हैं। तो मैम ये pH का स्केल तो एसिड्स के लिए होना चाहिए ना, H पॉजिटिव वालों के लिए, बेस के लिए कैसे हो गया? तो अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो भाई ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो एसिड्स होते हैं ना सिर्फ वही उन्हीं में H पॉजिटिव होता है। देखो समझाती हूँ, सपोज करो मैंने ले लिया HCl, अब ये पानी में है, ठीक है ना, HCl है और पानी है, तो HCl टूटा होगा अपने आयंस में H पॉजिटिव और Cl माइनस, और पानी के भी बेटा H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस होंगे। तो मुझे यहाँ पे H पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया, यही मैं एक्सपेक्ट करूंगी। अगर मैं बात करती हूँ बेस की NaOH, ये भी बेटा पानी में टूटा होगा अपने आयंस में Na पॉजिटिव और OH माइनस, एंड साथ ही साथ आपके पास H पॉजिटिव और OH माइनस भी होगा। हो ये क्या हो गया मैम, ये तो बेस है बट यहाँ तो हमें H पॉजिटिव दिख गया। तो बेटा बेसिस में भी H पॉजिटिव होता है बट उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। यू कैन सी यहाँ पे 2 H पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 H पॉजिटिव है। अब तुम ये मत कहना मैम 2 और 1 में तो क्या ही अंतर है, तुम्हें पता भाई जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कितने बड़े बड़े नंबर्स की बात करते हैं। तो एसिड्स में H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, बेसिस में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। एंड उसी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम pH के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसे पढ़ते हैं, राइट। तो अब देखो NCERT में से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। We know that acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base.
We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H positive or OH minus ions. Can we quantitatively find out the amount of these ions present? Can we judge how strong a acid or base is? कर लिया भाई जज हमने. We can do this by making the use of universal indicator, जो कि mixture of several indicators होता है. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration is called a pH scale. P का मतलब होता है बेटा potence, है ना, in German, meaning power. On the pH scale we can measure pH generally from 0 which is very acidic to 14 which is very alkaline या basic. pH should be thought of as simply a number. बेटा ये एक नंबर है, कोई यूनिट वूनिट नहीं है, it's just a number. ठीक है, simply as a number which indicates the acidic or basic nature. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH. है ना, बता चुकी हूं मैं तुम्हारे को, अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. The pH of a neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, हमारे पास base आ जाता है. It represents an increase in the OH minus ion concentration, that is increase in the strength of alkali, यानी कि base. Generally, paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. ठीक है, मैंने आपको यही बताया भाई, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करा, आपके पास एक कलर आया, उस कलर को आप पीएच स्केल के पास लेके गए, उस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पीएच की वैल्यू मिल गई एंड सारा खेल हमारा खत्म, हम सारे आंसर्स अब दे सकते हैं. ठीक है, तो अब बेटा इस स्केल को समझते हैं. ये क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, बस दे दिया और समझाया नहीं, तो मैं समझाती हूँ. देखो भाई, ये क्या है, ये है पीएच वैल्यू 0 यानी कि मोस्ट एसिडिक, ये हमने अभी पढ़ा है, 0 माने मोस्ट एसिडिक, एंड 14 यहाँ पे आपको दे रखा है यानी कि मोस्ट बेसिक दे रखा है. अब एक बात बताओ, क्या मैं मोस्ट बेसिक को लीस्ट एसिडिक लिख सकती हूँ? इसको आप ऐसे समझो, ये चीज बहुत मीठी है, ये चीज कड़वी है, क्या मैं उस कड़वी चीज को कह सकती हूँ यार बिल्कुल भी मीठी नहीं है यार, ये बहुत मीठी है, ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है ना? समझने की कोशिश करो. सो मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक, क्या मैं मोस्ट बेसिक को लीस्ट एसिडिक लिख सकती हूँ? ठीक है जी, लिख देते हैं लीस्ट एसिडिक. यस. अब हो क्या रहा है बेटा, सपोज करो मैं यहां 7 नंबर पे खड़ी हो गई सेंटर में. अब जब मैंने इस तरफ मुंडी घुमाई तो मुझे ये देखने को मिला कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. यहाँ पे कम थी और बढ़ गई 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 एंड 0 पे मैक्सिमम होगी, होनी ही थी क्योंकि 0 आपका मोस्ट एसिडिक है भाई, तो H पॉजिटिव तो भर भर के होगा ही. तो मतलब जब मैं 7 नंबर पे खड़ी हूं और मैंने इस तरफ देखा तो आई एम एबल टू ऑब्जर्व कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. एंड जब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, भर भर के H पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर, एसिड की ताकत बढ़ती जा रही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है. अब इधर मुंडी घुमा ली, इधर सब देख लिया, अब इधर मुंडी घुमाओ, मैं इस तरफ देख रही हूं और मुझे ये देखने को मिल रहा है कि पहले H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, अब कम होती जा रही है, यानी कि डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन. और होगा ही यार, हम बेसिक चीज की तरफ जाते जा रहे हैं, तो H पॉजिटिव कम होता जाएगा, OH माइनस बढ़ता जाएगा. देखो OH माइनस बढ़ रहा है ना? तो यहां पे मैं क्या लिख सकती हूं, डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट मींस बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो अब यहां से एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं. देखो भाई, जब मैं 0 पे हूं बेटा, जब मैं 0 पे हूं तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है. जब pH की वैल्यू सबसे कम है ना, 0 है, तब H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है. और जब मैं 14 नंबर पे हूं यानी कि pH की वैल्यू जब हाई है, जब pH की वैल्यू ज्यादा है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू जो है, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो क्या मैं कह सकती हूं कि H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है और ये जो pH है, इसके बीच में कैसा रिलेशन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू. पीएच की वैल्यू बेटा जितनी कम होगी, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, जो कि आप देख सकते हैं 0 पे कम वैल्यू पे H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और हाई वैल्यू पे H पॉजिटिव बहुत कम है. तो ये जो आपका रिलेशन है, इसको भी मैं बेटा इस स्लाइड पे जाके लिख देती हूं. राइट, एक ही जगह सब कुछ आ जाएगा. H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन is inversely proportional to pH value. yes बेटा, तो ये 2 स्लाइड जो है ना आपकी, ये और
ये 2 स्लाइड्स आपके पीएच के कॉन्सेप्ट को, पीएच के टॉपिक को समराइज करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पीएच समझ आ गया होगा, क्योंकि अब हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं, दैट इज पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, पीएच इन एवरीडे लाइफ। पहले जरा एनसीईआरटी की लाइनों पे नजर मार लो। The strength of acids and bases depends upon the number of H positive and OH minus produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. Acids that give rise to more H positive ions are said to be strong acids and acids that give less H positive ions are said to be weak acids. ये सब लिखवा चुकी हूँ मैं तुम्हारे को, ठीक है ना। Can you say what weak and strong bases are? बेटा weak base कौन सा हुआ? जैसे एसिड था, partially dissociate and do not readily give H positive. weak base कौन सा हो गया? which dissociates partially and do not readily give OH minus ions. strong base कौन सा हुआ? completely dissociate and भर भर के ले OH minus ले, ठीक है, डन है बेटा। चलो अब आ जाते हैं हम बड़े ही मजेदार से टॉपिक पे, दैट इज पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। देखिए, आर बॉडी वर्क्स वेल विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये सब बिल्कुल थ्योरेटिकल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। When the pH of rain water is less than 5.6, तब उसको एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन गिर रही है ना, बरसो रे एसिड एसिड, अब हम पे गिर रही है, प्लांट्स पे गिर रही है, वाटर बॉडीज में गिर रही है। अब वाटर बॉडीज में एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, वाटर बॉडीज में एसिड रेन गई, उसके पीएच को हिला डाला। अब बेचारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके मरने तक की नौबत आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो, when acid flows into the rivers, it lowers the pH of the river water, है ना। अब प्रॉब्लम्स होगी एक्वेटिक एनिमल्स को, the survival of aquatic life in such rivers become difficult। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे कुछ बेसिक चीजें डालनी पड़ती हैं ताकि हम उसके पीएच को ठीक कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखो भाई, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, भाई इतने में मैं बढ़िया ग्रो करूंगा। अब ऐसा होता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कभी कभार सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है या सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अगर ऐसे में आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें कुछ बेसिक चीजें डालनी पड़ेंगी ताकि हम उसे न्यूट्रलाइज कर सके, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। बेसिक चीजें लाइक लाइम, स्लेक्ड लाइम, चॉक एटसेट्रा। और अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो हमें उसमें एसिडिक चीजें डालनी पड़ेंगी ताकि हम उसे न्यूट्रलाइज कर दें, लाइक मैन्योर, कंपोस्ट एटसेट्रा। ठीक है जी, ताकि आप पीएच को न्यूट्रलाइज कर सको। तो देखिए, to find out the pH required for healthy growth, you can collect the soil from various places, check the pH. Also, you can note down which plants are growing in the region. ठीक है, ये मैंने कहानी बता दी जो यहाँ मेन थी। pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है बेटा, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, पैटी, मोमो, ये सब तो हमने खाने हैं और भर भर के खाने हैं, है ना। फ्राइड मोमोज एंड स्प्रिंग रोल, ये वो, ओरियो शेक, किटकैट शेक। अब यार एक्सेस में खाते हो तो एक्सेस में एसिड भी प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से एसिडिटी, बदहजमी, डकार, है ना, जलन होती है हमारे को। तो अब ऐसे में उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कंज्यूम करते हैं बेटा, माइल्ड बेसिस को कंज्यूम करते हैं, जिनको एंटासिड्स बोला जाता है। एंटी एसिड है, ठीक है, एसिड के एंटी है वो, तो एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, माइल्ड बेसिस। अब ये नहीं तुम सीधा NaOH पी जाओ, माइल्ड बेसिस हैं जो क्या करते हैं बेटा, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड आपको एसिडिटी से राहत मिलती है ना। इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, ये डाइजिन, पाइजिन, ये सारे क्या है, ये आपके एंटासिड्स है। मेडिसिन वगैरह भी आ जाती हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था। These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है, a mild base is often used, है ना। माइल्ड बेसिस का इस्तेमाल करोगे, सीधा NaOH नहीं गटक जाना तुमने कि अरे NaOH लेते हैं, सीधा 1 सेकंड 6 सेकंड भी क्या वेट करना, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अब देखो यार, हमारे को भर भर के ये कैंडी वैंडी, ये सब चॉकलेट वॉकलेट खानी है, ब्रश हमने करना नहीं है, तो अब क्या होता है बेटा, ये
चीजें दांतों में फंस जाती हैं, ठीक है, ये चीजें जो है वो दांतों में फंस जाती हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। अब जो तुम्हारे मुंह में ये चॉकलेट वॉकलेट जो दांतों के बीच में फंस गई है बेटा, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करता है, ठीक है, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करता है। देखो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, है ना, बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। अब एसिडिक एनवायरमेंट हो गया है आपके माउथ में, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वो आपके दांत को क्या करते हैं, खराब करने लगते हैं। कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, ब्रश करा करो सुबह शाम, तो इसीलिए ब्रश करा करो। क्यों? क्योंकि जो आपका टूथपेस्ट होता है बेटा, इट इज बेसिक इन नेचर, ये आपके माउथ के एसिडिक एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। नेक्स्ट है बच्चा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब देखो भाई प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स अपना बचाव करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं, है ना। हमारे को शौक होता है अरे चींटी चल रही है, अरे परेशान कर दिया चींटी को, ऐसे हम भी टिक के तो बैठते नहीं है, अरे मधुमक्खी आ गई भागो भागो। क्यों भागो भाई, अगर वो डंक मार देती है ना तो वो क्या कर रही है, अपना सेल्फ डिफेंस करती है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे सेक्रीट एसिडिक या फिर बेसिक लिक्विड्स, है ना, तो उससे क्या होता है हमारे को जलन इरिटेशन वगैरह होती है, तो हम दूर भागते। क्यों हम मधुमक्खी से दूर मारते हैं, भाई डंक लग गया ना, तो वो क्या करेगी, वो आपकी स्किन में एसिडिक लिक्विड सेक्रीट कर देगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन इरिटेशन होगी। Have you ever been stung by a honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of a mild base. बेटा अब अगर आपकी स्किन में एसिडिक लिक्विड चला गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ सीधा एनओएच मत रगड़ लेना, मेरी एक फ्रेंड ने करा था, उसका हाथ जल गया था, है ना। तो माइल्ड बेसिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of the nettle leaves inject methanoic acid and cause burning pain. अब आपके पास एक नेटल प्लांट होता है जिसकी लीव्स अगर आपको ऐसे चुभ जाए तो वो क्या करती हैं, मीथेनोइक एसिड सेक्रीट करती हैं, जिससे आपको क्या होता है, जलन होती है। अब नेचर क्या करती है बेटा, नेचर ने हमारे को इसका एंटीडोट कह लो या फिर रेमेडी प्रोवाइड करी है। वैसे आप आराम से चल रहे हो, आपको पता भी नहीं है, और नेटल प्लांट आपको चुभ गया, उसने क्या कर दिया, सेक्रीट कर दिया एसिडिक लिक्विड। अब आपकी तो नहीं गलती थी ना, तो नेचर ने उसका जो रिलीफ है, उसका जो एंटीडोट है वो साथ में ही प्रोवाइड करा है। अब होता क्या है बेटा, देखो nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. It has stinging hair, मतलब its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of a dock plant which often grows beside the nettle plant in the wild. Dock plant को अगर यहाँ पे रब करोगे जहाँ पे चुभा है तो आपको रिलीफ मिलेगा। और डॉग प्लांट कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई, नेटल प्लांट के पास ही होता है, ठीक है ना। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, समझ गए होगे तुम फिर। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच अ नेटल प्लांट व्हाइल ट्रेकिंग। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स, ठीक है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है बेटा कि जो नेटल प्लांट है वो एसिडिक लिक्विड सेक्रीट कर रहा है, और जो उसका एंटीडोट है जो डॉग प्लांट है ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी ना, तभी तो वो उस एसिडिक स्टिंग को न्यूट्रलाइज कर रहा है, आपको पेन से रिलीफ दे रहा है, राइट। अब ये आपके पास टेबल है कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है। देख सकते हो आप, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, है ना। वो गाना होता था ना, इमली का बूटा बेरी का बेर, इमली खट्टी। वाई इमली इज खट्टी बेटा, बिकॉज इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड इज इमली। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ये आपका सार मिल्क जो कर्ड है लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मीथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मीथेनोइक एसिड। तो ये टेबल आपने देख लिया है ना। इसी के साथ आपका पीएच इन एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक होता है खत्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार टॉपिक। क्या तुम्हें समझ आया, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, फिर बढ़ जाए आगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सॉल्ट्स। चैप्टर का नाम है देखो जी, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स और बेसिस की पूरी कहानी हम समझ चुके हैं, एंड अब बारी है सॉल्ट्स को समझने की, उन्हें पढ़ने की, ठीक है। तो सॉल्ट्स होते क्या हैं भाई, अभी तक हमें ये पता है कि सॉल्ट्स क्या है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, वो है जी सॉल्ट, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
बिटवीन एसिड्स एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट्स। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, है ना। तो ये है आपका जी सॉल्ट, ये हमें पता है। बट अब हम सॉल्ट की एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। क्या है वो डेफिनेशन, देखो। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। मैम समझ नहीं आया, रुको समझाती हूँ। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास भाई कोई एसिड है, मैंने एसिड ले लिया, सपोज करो बेटा मैंने ले लिया HCl। अब वो ये कह रहा है कि एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह कोई मेटल लगा दो, है ना। A salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen by a metal। तो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह मेटल लगा दो तो आपको सॉल्ट मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के एक मेटल लगा दिया सोडियम, तो मुझे मिल गया NaCl, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है एक सॉल्ट है। सोडियम की जगह मैंने लगा दिया एक मेटल, सपोज करो मैग्नीशियम लगा दिया, ठीक है, तो MgCl। अब ये मत करना मैम आपने तो बस कहा था हाइड्रोजन हटाना और मेटल लगाना, बेटा वैलेंसी अनुसार फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। तो NaCl तो ठीक बन गया, बट ये MgCl नहीं होगा, ये आपका क्या बनेगा MgCl2, राइट। तो बस एसिड में से हाइड्रोजन हटा के मेटल लगा दो तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा, H2SO4, यहां से मैंने क्या करा, हाइड्रोजन हटाया और यहां सपोज करो कैल्शियम लगा दिया, तो यहां आपको क्या मिलेगा CaSO4, फॉर्मूला बनेगा वैलेंसी अनुसार। ये नहीं कि हाइड्रोजन हटा दिया 2 रहने दिया, नहीं, वैलेंसी अनुसार आपको फॉर्मूला बना देना है एंड यू विल गेट सॉल्ट, एज सिंपल एज दैट। चलो अब सॉल्ट समझ लिया क्या है, अब सॉल्ट के मम्मी पापा को भी जान लो। सॉल्ट किससे मिलके बना बेटा, एसिड और बेस से मिलके बना है। सॉल्ट के मम्मी पापा कौन है, एसिड और बेस। अब जैसे होता है ना कि मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे का नाम रखने के टाइम सोचते हैं मेरा नाम ये है, ये नाम है, दोनों में से कुछ ना कुछ वर्ड्स निकाल के कोशिश करते हैं कि भाई कोई नाम बन जाए बढ़िया सा, राइट। अब सिमिलरली बेटा सॉल्ट के मम्मी पापा कौन है, एसिड और बेस। तो सॉल्ट के नाम में एसिड का भी नाम आता है, बेस का भी नाम आता है, ठीक है ना। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस। इन अ वे वी कैन से दैट अ सॉल्ट हैज 2 पेरेंट्स, एसिड और बेस। तो सॉल्ट के नाम में एसिड का भी नाम आता है, बेस का भी आता है। सो द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम द एसिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास है HCl एंड आपके पास है NaOH। ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो अब इन दोनों से बेटा क्या बनता है आपका NaCl प्लस वाटर। अब ये NaCl क्या है बेटा, ये है आपका सोडियम, सोडियम जो कहां से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, एंड यहां आया क्लोराइड, ये कहां से आया आपका HCl में से आया। तो सॉल्ट का जो पहला, सॉल्ट के नाम का जो पहला पार्ट होता है वो बेस में से आता है एंड दूसरा वाला आपका पार्ट कहां से आता है, एसिड में से आता है। सॉल्ट को जान लिया, सॉल्ट का नामकरण कर लिया। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की फैमिली की, सॉल्ट की बाकी फैमिली से मिलते हैं। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब होता है बेटा, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मतलब होता है सॉल्ट्स हैविंग कॉमन अनायन, सॉल्ट्स हैविंग कॉमन अनायन और कटायन, ठीक है। सॉल्ट्स में या तो कोई कॉमन अनायन हो या फिर कॉमन कटायन हो, सो दे आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। तो अब इस एक्टिविटी को देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4 यही लिख लेते हैं, या फिर चलो कहाँ लिखें, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको मिरर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। कॉमन अनायन और कटायन, ठीक है। अब कहता है कि पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, K2SO4 हमने लिख दिया। नेक्स्ट यू हैव सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, लिख दिया। फिर है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको तो 4 ठीक करने दो, MgSO4। नेक्स्ट यू हैव कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब बेटा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का क्या मतलब होता है, जिन सॉल्ट्स में अगर कोई कॉमन कटायन है या फिर कॉमन अनायन है, दे आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। तो अब हमें इन सॉल्ट्स के एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के, यहाँ इनसे मिलके बने हो सकते हैं। तो देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ K2SO4 की,
ठीक है, ये रहा आपका एसिड, ये रहा आपका बेस फ्रॉम विच दे माइट बी मेड। तो भाई एसिड आपका कौन सा, पहले बेस ले लेते हैं, ये बेस, ये आपका एसिड, तो बेस हो गया आपका KOH, एसिड हो सकता है H2SO4, सही बात है, KOH और H2SO4 मिलके क्या देंगे, K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। Na2SO4 की बात करूं तो बेटा बेस हो गया आपका NaOH, ये हो गया आपका H2SO4। CaSO4 की बात करूं तो CaOH होल ट्वाइस हो सकता है बेस एंड H2SO4 आपका एसिड हो गया। MgSO4 की अगर मैं बात करूं तो MgOH होल ट्वाइस आपका बेस हो सकता है, H2SO4 आपका एसिड हो गया। CuSO4 की बात करूं तो CuOH होल ट्वाइस आपका बेस हो सकता है, H2SO4 आपका एसिड हो गया। NaCl में NaOH आपका बेस हो सकता है, HCl आपका एसिड हो गया। NaNO3 में NaOH आपका बेस हो सकता है, HNO3 आपका एसिड हो गया। Na2CO3 में बेटा NaOH आपका बेस हो सकता है एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड आपका एसिड हो गया। NH4Cl में NH4OH आपका बेस हो सकता है एंड HCl आपका एसिड हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब कहता है salts having the same positive, salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. For example, NaCl और Na2SO4 में बेटा क्या है, एक कॉमन कटायन है, Na पॉजिटिव है ना, इसमें भी Na पॉजिटिव है, इसमें भी Na पॉजिटिव है, so they are said to belong to the sodium family, है ना, they belong to the family of sodium salts. NaCl और KCl में कॉमन अनायन है, Cl माइनस कॉमन है दोनों में, तो they are said to belong to the chloride family. अब यहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा कॉमन अनायन, कॉमन कटायन ढूंढो एंड आप इससे फैमिली भी निकाल सकते हो, भाई बंधु भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो बहुत अच्छे से, ये आपका क्लास वर्क स्लैश होमवर्क है। चलिए भाई, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स अगर हमने कर लिया है तो अब हम बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज सॉल्ट्स एंड देयर पीएच। तो अभी तक हमें लगता है कि यार जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है एंड वो सॉल्ट जो होता है ना वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है भाई, यानी कि pH इज इक्वल टू 7, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH 7 होता है। ये बात सही भी है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आपका जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल ही हो, ठीक है। जब एसिड और बेस की ताकत बच्चा बराबर होती है तो वो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ टक्कर की लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कंप्लीटली नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड जो आपका सॉल्ट बनता है उसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर होता है ना ही बेसिक कैरेक्टर होता है एंड वो सॉल्ट आपका कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, pH इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूं, मेरे पास है, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। बराबर की ताकत है, एक दूसरे के साथ बराबरी की टक्कर करी उन्होंने, है ना। अगर दो आर्मीज आपके पास, यहाँ पे भी 10,000 के सोल्जर्स, यहाँ पे भी 10,000 के सोल्जर्स, टक्कर की फाइट लड़ेंगे बेटा, एंड में कोई नहीं बचेगा, ठीक है। भी मत कहना मैम एक बंदा यहाँ पे 10-10 को ले लेगा, नहीं, है ना। यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, टक्कर की बेटा लड़ाई होगी और कोई भी नहीं बचेगा, है ना। सिमिलरली बराबर एसिड और बेस बराबर है भाई, बराबर की ताकत है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड न्यूट्रल सॉल्ट pH 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बेटा अब आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अब जैसे दो, मैंने आपको बताया ना, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, एक कंट्री का नाम है एसिडस्तान और एक कंट्री का नाम है बेसिस्तान। पहले तो एसिडस्तान और बेसिस्तान दोनों के पास 10-10 हजार सोल्जर थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबरी की टक्कर में लड़ रहे थे, कोई नहीं बचा। अब दूसरे केस में एसिडस्तान के पास 10,000 सोल्जर्स हैं, बेसिस्तान के पास 8,000 सोल्जर्स हैं। बेटा ये 8,000 सोल्जर पूरी कोशिश करेंगे, पूरा भिड़ने की कोशिश करेंगे इन 10,000 वालों से, बट क्योंकि एसिडस्तान की ताकत ज्यादा है तो एंड में कौन बचा रहेगा, एसिडस्तान के सोल्जर्स। सिमिलरली अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो वीक बेस पूरी कोशिश करेगा एसिड को खत्म करने की, उसका खात्मा करने की, उसको न्यूट्रलाइज करने की, बट क्योंकि आपका एसिड स्ट्रॉन्गर है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा ना, इट विल बी एसिडिक इन नेचर एंड एसिडिक चीजों का pH क्या होता है बेटा, लेस देन 7। क्या होता है, लेस देन 7, ठीक है। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिडिक विद अ pH वैल्यू लेस देन 7। और अब अगर मैं उल्टा कर दूं, एसिडस्तान के पास 8,000 की आर्मी है, बेसिस्तान के पास 10,000 की आर्मी है, तो अब कौन जीतेगा, बेसिस्तान जीतेगा। वैसे ही अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है तो एसिड पूरी कोशिश करेगा बेस का खात्मा करने की, बट क्योंकि बेस आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा उसका बेसिक नेचर होगा एंड बेसिक चीजों का pH क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 7 होता है। तो यही पूरी कहानी थी, मैंने यहीं पे आपको समझा दिया है।
तो ये है बेटा सॉल्ट्स एंड देयर पीएच वाला टॉपिक। ठीक है, सॉल्ट्स को बहुत अच्छे से होते क्या है, नामकरण कैसे करा उनका, है ना, उसके मम्मी पापा को जान लिया, उसकी फैमिली को जान लिया, सॉल्ट्स के पीएच को जान लिया। तो अब बेटा बारी आती है आगे बढ़ने की, ठीक है, एंड डिस्कस करने की इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बेटा कॉमन सॉल्ट क्या होता है, आपका NaCl होता है। ये जो आपका NaCl है ना, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। NaCl एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करा जाता है टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। तो अब हम कुछ केमिकल्स को पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है ना, उनका केमिकल नेम, उनका केमिकल फॉर्मूला, प्रिपेयर कैसे होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लेकर आई हूं ताकि आप एज इट इज जाके पेपर में लिखो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, by now you have learned that salt formed from the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide is called sodium chloride। बिल्कुल सही बात है। This is the salt that you use in food। You must have observed the activity that it is a neutral salt। बेटा strong acid strong base एक दूसरे को completely नष्ट कर देंगे, तो जो salt बना it is completely neutral। Sea water contains many salts dissolved in it। sodium chloride उसमें से separate करा जाता है बेटा, है ना, ये पूरी कहानी है, separation technique का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं। Deposits of solid salt are also found in several parts of the world। These large crystals are often brown due to impurities। इनको rock salt कहते हैं। Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up। Rock salt is mined like coal। ये पूरी कहानी लिखी है, पढ़ना हमें ये है कि NaCl एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट केमिकल्स। ठीक है, तो देखो भाई, द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, bleaching powder and many more। Let us see how one substance is used for making all these different substances। तो चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं some important chemicals। ठीक है, पहला जो हमें पढ़ना है वो है आपका कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा क्या होता है बेटा, कॉस्टिक सोडा है आपका टिंग 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 NaOH। फॉर्मूला क्या है बेटा, NaOH। जी हाँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बुलाते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बुलाते हैं। सो केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रिपेयर कैसे होता है, स्पॉइलर अलर्ट, NaCl की मदद से ही होता है। तो अब जब हम ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन क्या होता है बेटा, NaCl plus H2O, जब हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तब आपका क्या होता है, NaOH की फॉर्मेशन होती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन माने NaCl H2O। देखो NaCl H2O ये आपका क्या होता है, ब्राइन। इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये हमें देता है NaOH। साथ ही में बेटा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, अनोड कैथोड तो होगा ही, तो आपकी जो क्लोरीन गैस है वो आपको अनोड पे मिलती है और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो आपको कैथोड पे मिलती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली क्यों है बेटा, क्लोर क्योंकि हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, और एल्कली क्यों, क्योंकि हमें एक एल्कली मिल रहा है जो कि क्या है, NaOH। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो NaCl का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं ना, तो यही तो हमने देखना था। तो देखो भाई क्या होता है, ठीक है, ये आपका अनोड है ना, ये आपका अनोड है, यहाँ आपको क्लोरीन गैस मिल रही है, ये आपका कैथोड है, यहाँ आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ओके, एंड अब हमें इनके यूजेस देखने हैं, हाइड्रोजन गैस के, क्लोरीन के, NaOH के यूजेस देखने हैं। भाई यूजेस तो बिल्कुल सिंपल से हैं, है ना, आपकी NCERT में दे रखे हैं, एज इट इज यूजेस हैं। क्लोरीन का वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFCs, पेस्टिसाइड्स, इन सब में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। अब बेटा बहुत सारे यूजेस ऐसे हैं जो अभी हमारे समझ के लेवल से ऊपर होंगे। ठीक है, तो आप एक बार यूजेस देख लीजिएगा, जो अभी हमारे लेवल पे है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाइड्रोजन का फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मार्जरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। NaOH की अगर मैं बात करूं, डीग्रीजिंग मेटल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कैसे, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो यूजेस देख लिए, केमिकल नेम देख लिया, केमिकल फॉर्मूला देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, यूजेस देख लिया। सारे केमिकल्स के लिए ऐसे ही पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बेटा, एज इट इज पेपर में आप लिख के आ सकते हैं। अब ये मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि बेटा एज इट इज सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है ना, आप एक बार पढ़ के देखो, सब कुछ सेम टू सेम है यहीं पे। ओके, तो हम इसमें थोड़ा सा समय नहीं लगाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2 और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी
है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बनता कैसे है, पिछले केस में जो अभी हमने क्लोरीन गैस बनाई थी ना, उस क्लोरीन गैस को हम पास कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या याद करो क्या होता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ड्राई स्लेक्ड लाइम से जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो आपको ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O मिलता है। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride यानी कि brine. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime. ठीक है बेटा, प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके यूजेस देख लो। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करती हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर का वन ऑफ द मेजर यूज होता है बेटा, मतलब ब्लीच करना है ना, रंग उड़ाना, रंग उड़ाना। अब आपने देखा होगा कि जैसे लोग अपने बालों में हरा पीला नीला रंग कराते हैं, तो हमारे बाल ब्लैक कलर के हैं। अब ब्लैक पे कोई कलर क्या ही चढ़ेगा, तो पहले ब्लीच लगाई जाती है ना, पहले ब्लीच लगाई जाती है जिससे बालों का रंग जो है वो उड़ जाता है। अब कुछ ऐसे रंग के बाल हो जाते हैं, अब इन पे तुम पीला नीला हरा गुलाबी जो मर्जी कलर करवाओ वो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे ब्लीच आई, कपड़ा जो रंग है वो उड़ गया, ठीक है। तो देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन या लिनन को ब्लीच करने के लिए, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। नेक्स्ट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं। नेक्स्ट बेटा, अब बात आती है, ये सब पढ़ लेना, सब कुछ सेम टू सेम, ये यूजेस और ये प्रिपरेशन। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, इट इज NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे होता है, स्पॉइलर अलर्ट, NaCl की मदद से। तो क्या करते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, NaCl H2O CO2 NH3, आपको मिलता है NH4Cl एंड NaHCO3 जो कि क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है बेटा। अब इसके क्या देखते हैं, यूजेस देखते हैं। सबसे पहला है Why is it used for baking? अब भाई नाम क्या है, नाम है बेकिंग सोडा, अब नाम में ही बेकिंग है तो रीजन तो पता होना चाहिए ना इसके पीछे का। तो देखो, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब बेटा इसको हीट करा जाता है, अब आपने कोई केक वेक बनाना है, कुछ भी आपने बेक करना है, तो भाई उसको आप अवन में रखते हो, है ना, हीटिंग करते हो उसकी। तो अब हीटिंग करने के दौरान क्या होता है, ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये टूट जाता है टू गिव यू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, इसको टिक के नहीं बैठा जाता, इसको ये होता है भाई मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, घुटन हो रही, मुझे एस्केप करना है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एस्केप करने के लिए ऊपर उठती है, तो ये अपने साथ साथ केक को, ढोकले को, ब्रेड्स वगैरह को भी उठाते हुए जाती है, एंड इसीलिए आपके केक्स, ब्रेड्स वगैरह आपके सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेस ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी, ठीक है। तो ये कहानी हमें समझ आ गई। नेक्स्ट है आपका फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। मैम बेकिंग सोडा समझ आ गया, पर हम इसका बेकिंग पाउडर क्यों बना रहे हैं ना, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या है बेटा, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एक माइल्ड एडिबल एसिड का। तो मैम बेकिंग पाउडर क्यों बनाया, अब एक्चुअल में क्या होता है, सपोज करो मुझे केक बनाना है, मैंने केक में बेकिंग सोडा डाल दिया। अब जब बेटा बेकिंग सोडा टूटता है ना, यहाँ पे हमने देखा व्हेन इट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस एंड आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ये सोडियम कार्बोनेट ना बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर है तो कड़वा है। अब क्या तुम चाहते हो तुम्हारा प्यारा सा केक कड़वा हो टेस्ट में, हम तो नहीं चाहते। अब हमें इस बिटरनेस को हटाना है, इस कड़वेपन को हटाना है। और ये बिटरनेस कैसे हटेगा, अगर हम क्या कर दें, बेसिक कैरेक्टर को हटा दे, बेसिक नेचर को हटा दे, तो बिटरनेस भी अपने आप चली जाएगी। अब बेस को कौन काटता है बेटा, बेसिक नेचर को कौन काटता है, एसिड काटता है। तो अब आपका बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर में आपका माइल्ड एडिबल एसिड है सच एज टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड बेटा क्या करता है, उस बेसिक नेचर को, उस बेसिक कैरेक्टर को काटता है, एंड जो आपके केक में कड़वाहट आ रही थी वो
गायब, चली जाती है। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। NaCO3, ये पूरा रिएक्शन आपके सामने है। तो हमने देख लिया बेटा कि बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर है बेकिंग सोडा का एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। ये जो आपका माइल्ड एडिबल एसिड है ये क्या कर रहा है बेटा, ये उस सोडियम कार्बोनेट को जो बिटरनेस प्रोवाइड करा रहा है उसको नलीफाई कर रहा है, उसके बेसिक कैरेक्टर को काट रहा है, जिससे की वजह से आपके केक जो है वो बढ़िया बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको समझ आई। रिएक्शन भी आप देख सकते हो, व्हेन इट इज हीटेड और मिक्स विद वाटर, तो ये रिएक्शन आपका हो रहा है। सो इज दिस क्लियर टू यू बेटा? जल्दी मुझे बताओ क्या ये समझ आ गया? चैट में ना केक्स बना दो नीचे इफ दिस इज क्लियर टू यू। बन गए केक्स बेटा? चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में भी बेटा इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट। एंटासिड्स क्या होते हैं, आपको एसिडिटी से राहत देते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेटा बेसिकली इन एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, ये क्या है, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, यहां पे आपके पास बॉटल में क्या होता है, एसिड होता है। जब हम नॉब को पुल करते हैं तो ये बॉटल टूट जाती है और एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में मिक्स हो जाते हैं। एंड जब एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मेटल बाइकार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होता है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब कहीं पे भी आग लगी हुई है बेटा, है ना, आग लगी हुई है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है जो इसके आसपास ब्लैंकेट बना लेती है। इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड आपकी जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये कहानी थी आपकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ये पूरा सब यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी टेस्टी पकौड़ाज एटसेट्रा, है ना। तो ये सारा पूरा लिखा हुआ है, बनता कैसे है, उसके बाद हीट करने पे क्या होता है, देन यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड। और ये सब रिएक्शन देख लो, ये सब देख लो, डन, बहुत बढ़िया। चलो बेटा नेक्स्ट केमिकल पे चलते हैं, जो कि क्या है आपका, जो कि है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। ठीक है, नेम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्रिपेयर कैसे होता है बेटा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। ठीक है, पिछले जो स्टेप्स अभी हमने देखे थे ना वही सब यहाँ चल रहे हैं काफी हद तक। पहले हमने क्या प्रिपेयर कर लिया बेटा, NaHCO3 प्रिपेयर कर लिया। NaHCO3 को आपने हीट करा तो Na2CO3 H2 और CO2 मिला। अब इस Na2CO3 में हमने पानी डाला तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाते हैं टू गिव यू वॉशिंग सोडा। अब ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये जो डॉट के साथ लगे होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है बेटा कि ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि ओहो हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी के मॉलिक्यूल सॉल्ट तक गीला गीला होगा, नहीं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए 10 है, अभी हम आगे देखेंगे CuSO4.5H2O। तो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना उसका पार्ट होते हैं जाके। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है, water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. It should be noted that water of crystallization is a part of the crystal structure of salt. Since water of crystallization is not free water, वो salt को गीला नहीं करता। Thus the salts containing water of crystallization appear to be perfectly dry. अगर मैं बात करती हूँ बेटा CuSO4 की, तो CuSO4.5H2O जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, उसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर मैं बात करती हूँ वॉशिंग सोडा की जो हम पढ़ रहे हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो वो बन जाता है Na2CO3.10H2O। ठीक है बेटा, चलो अब यूजेस देख लो वॉशिंग सोडा के। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स।
Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing the permanent hardness of water. Hardness का क्या मतलब है मैम? बर्फ हार्ड होती है, यही तो होगा? नहीं बेटा, जो पानी होता है वो हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। ये क्या कहानी है, ये हम अपने चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, एंड कैसे हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें ये जो है वॉशिंग सोडा एक रोल निभाता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये आप पूरी कहानी पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा एज इट इज, कोई भी चीज नई नहीं है, बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी यही है, सब कुछ आप देख लेना। इस एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है जी, हीट कर दिया। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग? एक्चुअली बेटा जिन क्रिस्टल्स को हमने हीट करा है ना, वो है हमारे CuSO4.5H2O। ठीक है जी, जब आप उसको हीट करते हो ना तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये उड़ जाते हैं और आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CuSO4। अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है और इस एनहाइड्रस CuSO4 का कलर क्या होता है? व्हाइट। ओके, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दे कम फ्रॉम? बता दिया जी। Add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of the copper sulfate restored? बेटा सबसे पहले आपके पास ब्लू कलर के क्रिस्टल्स थे CuSO4.5H2O के, आपने हीट करा, वाटर मॉलिक्यूल्स आपके उड़ गए, आपको मिला एनहाइड्रस CuSO4 जो कि व्हाइट कलर का होता है, मतलब सिर्फ CuSO4। अब आपने फिर से उसमें पानी डाल दिया तो अब क्या हुआ? वो फिर से क्या बन गया? अपने ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में चेंज हो गया है ना, फिर से CuSO4.5H2O बन गया। Add 2 to 3 drops of water. What do you observe? भाई ब्लू कलर वापस आ चुका है। ठीक है जी, देखो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, the water is removed and the salt turns white. If you moisten the crystals again with water, you will find that the blue color of the crystal reappears. Water of crystallization is a fixed number of water molecules. सब कुछ बेटा as it is जो मैंने पढ़ा दिया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डन है। चलो आगे फिर, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा एंड अपने लास्ट केमिकल को पढ़ते हैं जो कि है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.5H2O। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम होता है। अब प्रिपेयर कैसे होता है बेटा? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। ये क्या है बेटा? ये है आपका जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर आपका इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं अभी आपको बताती हूं। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन, सो इट फॉर्म्स CaSO4.5H2O, है ना, प्लस दिस। अब ये टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? ये टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो आपका पीओपी बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, बट अगर मैंने ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो ये जिप्सम अपने सारे पानी को उड़ा देगा बेटा एंड आपको देगा सिर्फ CuSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर। हमें नहीं चाहिए ये, हमें पीओपी चाहिए, तो टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जिप्सम लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, चलो प्रिपरेशन देख ली। अब देखो, plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। बेटा बेसिकली जो आपका POP है CaSO4.5H2O, आपने देखा होगा POP की जो POP को ना बड़ा ध्यान से रखा जाता है, भाई इसमें पानी ना जाए, पानी ना जाए, पानी ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें पानी चला गया बेटा तो व्हाट हैपेंस इज, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये जिप्सम में वापस कन्वर्ट हो जाता है, विच इज अ हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। एंड अब आप कहोगे मैम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों? व्हाई नॉट प्लास्टर ऑफ इंडिया, व्हाई नॉट प्लास्टर ऑफ जर्मनी? इसीलिए बेटा क्योंकि ये जो जिप्सम है ना जिससे पीओपी बना रहे हैं, ये पहली बार पेरिस में मिला था। ठीक है, चलो
अब यूजेस देख लो, फॉल्स सीलिंग्स बनाने में, डेकोरेशन वगैरह करने में, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, है ना, हम सबने अपने प्लास्टर पे लोगों से दिल विल बनवाए हैं, गेट वेल सून लिखवाया है, टॉयज वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एनसीईआरटी देख लो, on heating gypsum at 373 Kelvin it loses water molecules and becomes CaSO4 dot half H2O. This is called plaster of Paris, the substance which doctors use as a plaster for supporting the fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving you a hard solid mass. CaSO4 पानी के साथ मिलके आपको वापस क्या दे देता है बेटा, जिप्सम दे देता है। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. अब आप सोच रहे होगे मैम CaSO4 dot half H2O, मैम हमने तो पढ़ा था मैम ऐसे मॉलिक्यूल तो पूरे से होते हैं, आपने वाटर के मॉलिक्यूल को आधा कैसे काट दिया? तो बेटा इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, मैं ना क्या करती हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिला 2 CaSO4 डॉट H2O। तो इसका ये मतलब है बेटा कि 2 कैल्शियम सल्फेट जो है, 2 कैल्शियम सल्फेट हैं जो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। तो एक कैल्शियम सल्फेट को कितना मिला, आधा मिला, है ना। तो ये मतलब है, ये नहीं कि भाई आधा मॉलिक्यूल काट के दे दिया। 2 कैल्शियम सल्फेट की यूनिट्स जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रही हैं, तो एक को कितना मिला, आधा। तो देखो इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration and for making surfaces smooth. Try to find out why calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. बता दिया जी, बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हमारा जो ये टॉपिक था, हमारा कहाँ गया, हमारा जो ये बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, वो हमने डन कर लिया है। कॉमन सॉल्ट की मदद से हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, उनके नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, यूजेस क्या है, वो सब हमने देख लिया है। एंड विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो होता है खत्म। वो क्या होता है बेटा, वो होता है खत्म। तो अगर तुम्हें ये चैप्टर पूरा सही से समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे इसका कमेंट्स में आंसर चाहिए। नेम द सब्सटेंस which on treatment with chlorine yields bleaching powder. I want the answer to this. And next question, you have 2 solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen and concentration, which is acidic, which is basic? इन दोनों के आंसर मुझे नीचे कमेंट्स में चाहिए, उससे मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हें पूरा चैप्टर सही से समझ आ गया है, सही से क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर टाइगर्स, हम आ जाते हैं अपने इस सेशन के एंड पे, ठीक है। इस सेशन का एम था कि हम अपने चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को एनसीईआरटी से पढ़ें अच्छे से और एक एक लाइन को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो अगर आपको आज की क्लास में सब समझ आ गया है तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको कमेंट्स में ढेर सारे टाइगर्स बनाने बेटा, ढेर सारे टाइगर्स बनाने हैं, सो दैट आई नो, है ना, ये ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा, बट ढेर सारे टाइगर्स बनाने हैं, सो दैट आई नो कि आपको आज की क्लास में सब समझ आ गया है एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो बेटा अगर आपके टाइगर्स बन गए हैं तो माय वर्क हियर इज डन। तो इसी के साथ फिर इस सेशन को खत्म करते हैं बच्चा। आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा, बाय बाय, सायनारा बच्चों।